मैं संदीप शर्मा सभी बच्चों का टारगेट इंस्टीट्यूट कांदला में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने आर्मी की सीरीज चलाई हुई है 50 प्रैक्टिस सेट की। तो आज हमारा पहला पेपर सेट है और पहले पेपर सेट में हमने जीके और जीएस इससे पहली वीडियो में पढ़ ली और अब हम जो है ना इस वीडियो में चलेंगे आर्मी के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का मैथ्स लेकर। मैथ्स को देखो प्यारे बच्चों, हम बहुत ही सरल तरीके से लेकर चलेंगे। सीखने का जो क्रम होगा वो थोड़ा सा बहुत ही सरल, जितना सिंपल हो सकता है। मैं बेसिक भी बताऊंगा, उसमें सरल भी तरीका चलेंगे लेकर और आप लोगों के अच्छा भी समझ में आऊगा और मज़ा भी बहुत आऊगा पढ़ने में। तो क्वेश्चन नंबर पहला चलते हैं सेट नंबर 1 का लेकर, यानी कि 31वां क्वेश्चन। 31वें क्वेश्चन में कहा इसने प्यारे बच्चों, निम्नलिखित अनुक्रमांक में अगला पद ज्ञात करो। अनुक्रमांक मतलब श्रेणी दी है, इस श्रेणी का अगला पद ज्ञात करो। श्रेणी का पहला पद 12 दिया, फिर 3 दिया, फिर -6 और इससे अगला पद यूँ पूछ रहा है। अगर हम श्रेणी को देखें तो किस प्रकार करती, घटते क्रम में चली हुई है। 12 में से अगर 9 घटा दें तो कितना हुआ 3, और 3 में से अगर 9 घटा दे तो -6। यानी कि जब 3 में से, यानी कि जब हमने 12 में से 9 घटाया तो प्यारे बच्चों 3 आ। जब हमने 3 में से 6 वो 9 घटाओगे, 3 में से 9 घटाओगे तो आपका कितना होगा -6। और जब -6 में से -9 घटाओगे तो -15। माइनस के कितने आओगे 15। तो अगर यहाँ से हम -6 में से 9 माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह कहीं का रहेगा, माइनस का ही रहेगा। ठीक है ना, चिन्ह कहीं का रहेगा, माइनस का ही रहेगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, -15। जिस प्रकार अगर हम यहाँ 6 और +9 को जोड़ते तो प्यारे बच्चों 9 और 6 कितना होता 15। 6 भी प्लस का है, 9 भी प्लस का है, एक जैसी जाति का तो जुड़ कर से बन जाएगा 15। अगर -6 और -9 को जोड़ा जाए तो माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा, लेकिन चिन्ह कहीं का रहेगा, माइनस का ही रहेगा। तो माइनस के कितना आ जाएगा 15। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, बी। ये आपकी श्रेणी है। मोस्टली ज़्यादातर श्रेणी में जोड़ घटा का ही डिफरेंस चलता है। अब अगला क्वेश्चन चले लेके, मस्त समझ में आया होगा। इस अगला क्वेश्चन चलेंगे। पहला क्वेश्चन श्रेणी का दिया हुआ था, एक छोटी सी श्रेणी थी। आगे चलेंगे ले क्वेश्चन में। देखो 32वें में मैं सबसे पहले एक बात बता दूं आपको, या तो क्वेश्चन आपको पेपर में कार्य और समय का दिया हुआ हो, या कहीं का दिया हो पाइप और टंकी, पाइप और कहीं का पाइप और टंकी का। तो आपको प्यारे बच्चों क्या करना है, मैं दो फैक्ट बताऊंगा आपको सरल क्वेश्चन करने के लिए। सरल कैसा, देखो दोनों के लिए है, बस अंतर यह है यहाँ व्यक्ति काम करता है, यहाँ नल काम करते हैं। ए किसी काम को x दिन में करता है, दिन में घंटे में कुछ भी आ सकता है। बी किसी काम को y दिन में करता है। तो आपसे पूछा गया है दोनों उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, बस क्या करना है, दोनों की गुणा तो ऊपर और दोनों का जोड़ नीचे, आप भाग दे दो, उसका समय निकट कर देगा। क्लियर, बिल्कुल एकदम तय। ए काम को x दिन में, बी काम को y दिन में, दोनों काम को कितने दिन में करेंगे। तो अगर दोनों की गुणा ऊपर ले लेंगे और दोनों का जोड़ क्या ले लेंगे, नीचे। इससे सरल नहीं हो सकता। यदि आपको इस प्रकार दे दिया जाए a + b x दिन में करते हैं और a आपको y दिन में, यानी कि a तो इसमें करता है, a + b तो x में करें, a करे y में, यानी कि यहाँ जोड़े में दे दिया, यहाँ सिंगल दे दिया, सिंगल b का पूछा हो या b का दे के a का पूछ ले, ठीक है ना। तब क्या करना है आपको, इन दोनों की गुणा तो ऊपर और दोनों का अंतर नीचे। बस प्यारे बच्चों ये 2 फैक्ट याद रखनी है, ठीक है ना। सवाल कैसा भी हो कार्य समय का आपका जल्दी हल हो जाएगा। सिंगल सिंगल देकर जोड़े में पूछा जाए, जोड़े का देकर सिंगल का देकर दूसरे सिंगल का पूछा जाए, तो आपको यू क्रम अप्लाई करना है। तो अब क्वेश्चन को चलते हैं। दोनों फैक्ट में चलेगा, कार्य समय भी और पाइप और टंकी में भी। क्वेश्चन क्या दिया है उसे समझते हैं। क्वेश्चन आपको दिया है इसने 32वां युग का क्वेश्चन नंबर 32वां चलते हैं। 2 नल, यानी कि पहले नल का नाम मैंने रख लिया प्यारे बच्चों नल ए। वो ए नल एक टंकी को 10 घंटे में भरता है, नल बी उसी टंकी को 15 घंटे में भरता है। तो दोनों टंकी को कितने घंटे में भरेंगे, जो दोनों भरेंगे कैसे करेंगे, मैं भी तो बताया था, गुणा ऊपर जोड़ नीचे, यानी कि 10 गुणा 15, ऊपर गुणा कर दो, 10 + 15 आप जोड़ दो बस, ठीक है ना। ऊपर गुणा नीचे जोड़, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका 150, भाई 15 दाई 150, और ये आपका कितना हो जाएगा जुड़ के 25। तो 25 छिक्का 150, 6 घंटे में क्या कर देगा, भर देगा। बहुत ही सरल, देखो कितना इजी क्वेश्चन हो गया बिल्कुल, ठीक है ना। वैसे इसे क्या बोलते हैं एक बार थोड़ा सा बताता चलो। जो गुणा करके लाए सब बोलते हैं हम कुल कार्य,
और इसे जो नीचे यू 10 और 15 है, यू है एक समय का कार्य है, एक समय का कार्य। लेकिन हमें इतना नहीं सोचना है, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। बस आप देखो कि क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ऊपर गुणा नीचे जोड़। अगला क्वेश्चन चलते हैं लेकर, क्वेश्चन नंबर चलेंगे 33 को लेकर। 33 में देखो क्या दिया हुआ है, एक सरलीकरण का क्वेश्चन दिया है, थोड़ा सा सरलीकरण का। देखो जैसे हम आर्मी का एक एग्जाम देने जाएं तो एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन कैलकुलेशन संबंधित मिले, जिनमें कैलकुलेशन का थोड़ा फैक्ट हो, उन्हें थोड़ा सा सावधानी से हल करना पड़े। तो हम इस कैलकुलेशन को देखते क्या दिया हुआ है। प्यारे बच्चों, आपको 2.9 गुणा 7.05 और गुणा वर्गमूल का चिन्ह 256 और बटे दिया हुआ है आपको 4 की पावर 2। इसका हल पूछ रहा है। चलो हम क्या कर सकते हैं, कंडीशन कैसे, इसे तो जो का तो लिखो आप, 2.9 जो का तो गुणा 7.05 को जो का तो 256 कहीं का है, 16 का वर्ग है, 16 गुणा 16, यू क्या है आपका 16 गुणा 16 बराबर 256। या आप इसे क्या लिख सकते हो, 16 का वर्ग भी लिख सकते हो। 4 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका 16, 16 से 16 कट, बस क्या कर दो दोनों की गुणा। ये भी आपको दशमलव पे ध्यान नहीं देना है, पहले आप सिंपल गुणा करो, यानी कि 705 की गुणा करेंगे 29 में। तो गुणा करूँ मैं थोड़ा सा जल्दी, 9 पंजे 45, 9 सते 63, 2 पंजे 10, 2 सते 14, जोड़ दो 5 4 4 0 2। अब दशमलव लगानी है, देखो कैसे, गुणा में दशमलव जुड़ती है और भाग में दशमलव घटती है। अब गुणा में कैसे जुड़ेगी, देखो 1 और 2 स्थान तो यहाँ होगी और 1 स्थान तो कितना होगी 3 स्थान, तो हम यहाँ 3 स्थान लगाओगे 1 2 3। तो प्यारे बच्चों 20 दशमलव, आंसर क्या आ गया आपका 20.445, 20.445। देखो गुणा भाग हम जितना करके देखेंगे उतनी हमारी कैलकुलेशन भी ठीक होगी और उतना ही हमारा समझ में भी बढ़िया होगा। तो सरलीकरण का एक छोटा सा सवाल था जिसे हमें सरल करके बताना था। तो अगले क्वेश्चन पर चलूँ, क्लियर होगा बच्चों, साफ कर दूँ। चलो अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या है आपका। इस अगला क्वेश्चन 34वां दिया है, 2 संख्याओं का लैसे। कक्षा 10 का सवाल है, कक्षा 10 का सवाल है। कक्षा 10 में लैसे में से संबंधित एक फैक्ट है, एक सूत्र है छोटा सा। क्या सूत्र है आपका, सूत्र दे रहा है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, एक छोटा सूत्र है, बराबर होता है आपका लैसे गुणा में से। ये हो गया आपका, यानी एक छोटा सूत्र है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यानी कि पहली संख्या की गुणा करेंगे दूसरी संख्या में तो वह बराबर कहीं के होंगे लैसे और में से की गुणा के। आपको एक बात बता दूं, इसमें 4 मान होंगे, 1 मान 2 मान 3 मान 4 मान। कितने मान होंगे प्यारे बच्चों, 4 मान। 4 मान में से कोई से भी आपको 3 मान देकर 1 मान पूछ लिया जाएगा। तो यहाँ भी ऐसा ही किया हुआ है, पढ़ लेते हैं। 2 संख्याओं का लैसे दिया 1134, में से दिया 18, एक संख्या 162, दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो मान धरो मैं पहली संख्या 162 दी है, दूसरी संख्या मुझे निकालनी है, दूसरी संख्या क्या करनी है, निकालनी है। लैसे आपका हो गया 1134 और में से कितना हो गया 18। अब क्या करें, इधर ये गुणा में है तो इसका मान निकालने के लिए कहाँ चल जाएगा, भाग में। तो प्यारे बच्चों आपका जो दूसरी संख्या ज्ञात हो जाएगी वो हो जाएगी 1134 गुणा 18 और बटे 162, क्या होगी 162। कंडीशन काट दो तो 18 निम्मा 162, क्लियर बिल्कुल, 18 निम्मा 162। अब 9 का पाढ़स पे चलाओ 1134 पे, 9 एकम 9, आपका बच गया 23 हो गया, 9 दूनी 18, चम्मन हो गया, 9 छिक चम्मन। जो बच्चा डायरेक्ट भाग नहीं दे सकता वो अलग से भाग देकर देख सके। आंसर कितना आ गया आपका 126। तो सूत्र क्या बना, लैसे में से का सवाल है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लैसे गुणा में से। जैसे जैसे फैक्ट आते रहेंगे उनसे संबंधित मैं क्वेश्चन आप लोगों को बताता रहूँगा, ठीक है ना, क्लियर है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन चलते हैं लेकर। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया, फिर वही कार्य समय का क्वेश्चन आ गया। मैंने अभी कार्य समय के बारे में बताया था, 35वां क्वेश्चन है आपका। ए काम को 15 दिन में, बी काम को 30 दिन में। जो ए कार्य को करता है वो करता है 15 दिन में और बी प्यारे बच्चों कार्य करता है 30 दिन में। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है दोनों कितने दिन में करेंगे, जो मिलकर दोनों करें, यानी कि आपसे पूछा गया है ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे। तो क्या करो, वही दोनों की गुणा ऊपर और दोनों का जोड़ नीचे। तो दोनों की गुणा कर लेते हैं, 15 गुणा 30 और दोनों का जोड़ नीचे 15 प्लस 30।
तो 15 गुणा 30, तो 15 3 45, 450 हो गई वो आपका। और ये कितना हो गया आपका 45, भाई 45 हो गया, 30 में 15 जोड़ो 45, तो 45 ढाई 450, तो आंसर आ गया आपका 10 दिन। तो आंसर आ गया आपका 10 दिन। बहुत ही सरल और बहुत ही सिंपल नियम मैं आप लोगों को बताया, मैं बहुत ही सरल तरीके से गणित लेकर चलूंगा, जितना सरलता सरल हो सके, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्लियर होगा बिल्कुल, ऊपर गुणा और नीचे जोड़, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखो अब इसने 36वां सवाल जो दिया, इसमें एक बात दी 2/3, एक पॉइंट दिया इसने 2/3, एक पॉइंट दिया है 2/3, 2/3 का शुद्धतम अंकीय मान चुनो। शुद्धतम अंकीय मान के बारे में मैं बताता हूँ बच्चों क्या बात है। आपको जो है 2 को 3 से भाग देना है और तब बताना है क्या मान होगा। यदि मैं 2 को 3 से भाग देता हूँ तो भाग तो होता नहीं, छोटी संख्या, तो फिर क्या करे जाएगा, दशमलव लगाई जाएगी। यहाँ क्या उतार लेंगे, एक जीरो, तो 3 छंग 18, कितना बच गया 2, दशमलव तो लगाई रखी, फिर जीरो उतार लेंगे, बार बार दशमलव लगाओगे, कभी एक दशमलव फिर लगावे, एक बार ही दशमलव लगेगी, ठीक है ना। 3 छंग कितना हो गया 18, फिर 2 बच गया, तो ऐसा ही चलता रहेगा, वही 3 छंग 18, वही 3 छंग 18, ये अनंत तक चलता रहेगा। और यहाँ 18 वही 20, फिर यहाँ 18, यहाँ वही चलता रहेगा, यहाँ भी अनंत तक का। तो इस बात को जैसे यहाँ अनंत दशमलव के बाद जिस अंक की आवर्ती होती है, जैसे 6 की आवर्ती हो रही दशमलव के बाद, तो सब प्यारे बच्चों शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। शॉर्ट फॉर्म में लिखना ही क्या है, शुद्धतम अंकीय मान। शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, अब 0.66 इसे प्रकार लिखते 0.6 और इसके ऊपर लगाते हैं, इसे बोलते हैं हम बार, एक डंडा सा लग जा ऐसा करके, इसे क्या बोल रहे हैं हम, बार। बार का मतलब है जिस अंक के ऊपर ही लग जाता है तो इसका मतलब उसकी आवर्ती कहाँ तक हुई है, अनंत तक का। जैसे मैं सपोज दैट 0.343434 अनंत तक, आप इसे क्या लिखोगे शॉर्ट फॉर्म में 0.34 के ऊपर बार। यदि आपको इस प्रकार ना देकर अगर ऐसा दे दिया जाए 0.367 ये भी अनंत तक दे दिया, आप इसे कैसे लिखोगे 0.367 के, 3 की आवर्ती नहीं बार बार हुई, 67 की आवर्ती, तो इसे बोलते हैं शुद्धतम अंकीय मान में लिखना। तो मेरे हिसाब से आपका क्लियर होगा और आप समझ भी गए होंगे क्या इसने पूछा है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, क्लियर है बिल्कुल। 0.66 नहीं है, 0.66 नहीं है, 0.666 नहीं है। अगला चलते हैं 37वां क्वेश्चन। आप नोट करते रहें, जो बात ना समझ में आवे कमेंट्स बॉक्स में लिखते हैं। आर्मी के बच्चे ज़्यादा जी लगा कर समझे बिल्कुल एक चीज़ को। चलो जी, लाभ हानि का एक सवाल आ गया, बड़ा मस्त। देखो मैं लाभ हानि के बारे में, जैसे आपका लाभ हानि पॉइंट है, इसके बारे में एक फैक्ट बता दो छोटा सा। लाभ हानि में 2 मूल्य होते हैं प्यारे बच्चों। कितने मूल्य होते हैं, 2 मूल्य। एक तो होता है आपका क्रय मूल्य, और एक होता है आपका विक्रय मूल्य। एक क्रय मूल्य, एक विक्रय। क्रय मूल्य को हम बोलते हैं, इसे बोलते हैं खरीदा गया मूल्य, जिस पर हम खरीदते हैं। और विक्रय को मूल्य को बोलते हैं बेचा गया मूल्य, बेचा गया मूल्य, जिस पे चीज़ बेची जा विक्रय, जिस पे चीज़ खरीदी जा क्रय। अब सवाल चलते हैं, किसी वस्तु को 140 रुपये में खरीद कर, तो प्यारे बच्चों 140 रुपये तो खरीद लिया तो क्रय मूल्य हो गया। अब क्रय विक्रय में दिक्कत नहीं होगी आपको, कोई भी क्वेश्चन क्रय किसे कहें विक्रय किसे आप अपने आप समझ लोगे। मैं देसी में भी लिख दिया, खरीदा गया जिस पर हम चीज़ को खरीदते हैं, बेचा गया जिस पर हम चीज़ को क्या करते हैं, बेचते हैं। बेचना विक्रय और खरीदना क्या हो गया, क्रय। और फिर क्या करा, इसने 168 रुपये की उसे बेच दी। तो आप लोग भी समझ सकते हो 140 की लाया चीज़ 168 की बेची तो क्या हो गया, लाभ हो गया। लाभ 28 रुपये का हो गया। आप दोनों का अंतर करके निकाल सकते हो। तो लाभ कितने का हो गया आपका, तो लाभ हो गया आपका 28 रुपये का। यदि प्यारे बच्चों आपसे लाभ पूछा जाता तो आंसर आपका 28 हो गया था। उसने पूछा है लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत। आपसे प्रश्न में लाभ प्रतिशत पूछे, आपसे प्रश्न में हानि प्रतिशत पूछे, दोनों का एक ही सूत्र रहेगा, बस लाभ की जगह लाभ लाभ आता चला जाएगा और हानि की जगह हानि हानि आता चला जाएगा। जैसे मुझे लाभ प्रतिशत निकालना है तो उसका फॉर्मूला है लाभ बटे क्रय मूल्य प्यारे बच्चों, और गुणा कितना लगा देंगे 100। ये 100 कहीं के लिए लगाया जाएगा, परसेंटेज के लिए। अगर मुझे हानि निकालनी है, हानि प्रतिशत, तो हानि बटे क्रय मूल्य गुणा कितना कर देंगे 100। जब लाभ निकालना है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। जब हानि निकालनी है, हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ कितने का हो गया 28 का, क्रय मूल्य आपका कितना है 140, आप यहाँ से देख लेंगे, और गुणा कितना कर देंगे 100। भाई लाभ तो 28 का, क्रय मूल्य 140, 28 पंजे 140, और 5 से 100 कितनी बार कटेगा 20। बहुत ही सरल सवाल, 20% का लाभ आंसर आपका लेकर के आ गया, 20% का लाभ। क्लियर है, 28% का नहीं, 28 रुपये का लाभ है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो साफ करके अगला क्वेश्चन चले, क्लियर होगा, उतारते रहेंगे।
चलो जी, एक आयतन से संबंधित क्वेश्चन आ गया। आयतन से घनाभ का आयतन पूछा है, घनाभ का आयतन पूछा है, और थोड़े से मात्रक भी हटके दिए, cm, cc, ck, इनमें से कोई नहीं। चलो सबसे पहले तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ घनाभ चीज क्या हो। घनाभ उस चीज को कहते हैं जो घनाभ है जिसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर हो। ये इस टाइप की आकृति होती है, बॉक्स, डिब्बा, खेलने का लूडो, बहुत सारे उदाहरण हैं, इसे घनाभ बोल रहे हैं। यह घनाभ की आपका लंबाई है, यह आपका घनाभ की इसे बोलते हैं प्यारे बच्चों चौड़ाई, और यह घनाभ की क्या है जो इसे बोलते हैं हम ऊंचाई। क्लियर होगा बिल्कुल। तो उसने कहा एक घनाभ का आयतन ज्ञात करो जिसकी भुजा की लंबाई 1 मीटर है, मतलब यह भी 1 मीटर है, यह भी 1 मीटर है, और यह भी क्या है 1 मीटर। तो सबसे पहले तो मैं सूत्र लिख दूं, घनाभ का घन का आयतन, ये क्या है प्यारे बच्चों, घन है, घन का आयतन। तो घन का आयतन होगा आपका लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा कितना हो जाएगा ऊंचाई। ठीक है ना। घन किसे कहे, जिसकी सारी भुजा आपस में समान हो। घनाभ वो हो जिसकी लंबाई अलग, चौड़ाई अलग और ऊंचाई अलग अलग हो। तो ये आपका लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लेकिन एक बात देखते हैं, यदि हम नुक्की नहीं रख लें 1 गुणा 1 गुणा 1 तो 1 ही आ गया, और क्या बन जाएगा मीटर की घात 3। प्यारे बच्चों मात्रक की भी गुणा हो, 1 मीटर 1 मीटर मीटर, जब हम मीटर गुणा मीटर और गुणा मीटर करेंगे तो मीटर की पावर कितना हो जाएगा 3। ठीक है ना। यानी कि इसे दे रखा है, देखियो cm का मतलब क्या है, क्यूब मीटर, क्यूब का मतलब 3, मीटर की घात 3, लेकिन ये तो 10 की पावर 3 है, और यहाँ कितना बड़ा है 1, तो इसमें तो दे नहीं रखा। इसने दे कहीं में रखा cc क्यूब सेंटीमीटर, यानी कि आप इसे इस प्रकार भी लिख सकते हो सेंटीमीटर की पावर 3, और यू क्या है, इसे जो लिखेंगे मीटर की पावर 3, और यू क्या है आपका किलोमीटर की पावर 3, और यू क्या है इनमें से कोई नहीं। थोड़ा सा इंग्लिश में दी है मात्रा, चलो कोई बात नहीं। तो हमें कहीं में लेकर आना सब कुछ, ये तो पहला तो बनता नहीं, क्योंकि क्या बना हमारा 1 मीटर की घात 3, लेकिन 10 की पावर 3 का मतलब है 1000। तो अब क्या चलेंगे, सीसी में चलेंगे, सेंटीमीटर क्यूब में। तो सब कुछ सेंटीमीटर में लेकर आओगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, सब बच्चों को पता होगा। ये अभी कहीं में ले आओगे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, इसे भी कहीं में ले आओगे 1 मीटर में कितने हो जाएंगे 100 सेंटीमीटर। तो करो प्यारे बच्चों 100 सेंटीमीटर तो आपका ये हो गया, गुणा आपका 100 सेंटीमीटर आपका ये हो गया प्यारे बच्चों, और गुणा कितना हो गया 100 सेंटीमीटर ये हो गया। देखो 100 गुणा 100 गुणा 100, यानी कि 1 2 3 4 5 6 0, और सेंटीमीटर की पावर कितना हो गया 3, बस सेंटीमीटर की पावर 3। थोड़ा सा जब भी हम प्यारे बच्चों घन घनाभ पढ़े ना तो मात्रक पे विशेष ध्यान रखें, मात्रक अहम वैल्यू रखें। तो सेंटीमीटर की घात 3 होगी, अब शॉर्ट में लिख देंगे थोड़ा सा, 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर 6 और सेंटीमीटर की पावर 3। या आप इसे इस प्रकार भी लिख सकते हो सी का मतलब सेंट। तो यही आंसर क्या है आपका क्लियर है। यदि नहीं मिलता फिर इसे देखते किलोमीटर में मिला के, इसी प्रकार चेक करने पड़े, थोड़े से मात्रक उल्टे सीधे दे दे। सरल सवाल है और कुछ नहीं है, हमने मीटर को कहीं में बदला सेंटीमीटर में। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो लंबाई भी 100 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 100 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी, तो कितना हो गया 100 गुणा 100 गुणा 100, तो ये हो गया आपका 10 लाख। इसे कितना लिख देंगे 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। अगला चले प्यारे बच्चों, बहुत ही मस्त सवाल था घन घनाभ का, 39 पे चलेंगे, साफ कर दो। चलो जी 39 देखो, 39 में क्या दिया हुआ है, जो क्वेश्चन नंबर 39 है, जिसे कोई भी बात ना समझ में आए वीडियो को बार बार देखते रहें, क्लियर समझ में आओगे एक चीज। प्यारे बच्चों बहुत ही आसान सवाल है, तो वर्गमूल से बाहर निकालना, इससे तो सिंपल क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। वर्गमूल 225 बटे 289, तो 225 है 15 का वर्ग और 289 है 17 का, बस आंसर आ गया 15 बटे 17। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। आपको कहीं से निकालना था वर्गमूल से बाहर, इसके लिए वर्ग याद होने चाहिए, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36। तो इसी प्रकार 15 का 225 और 17 का 289। ठीक है ना। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन चलेंगे लेकर। अगला क्वेश्चन 40वां, ये ऊंचाई दूरी का दिया हुआ है। एक उसमें होता है हमारा त्रिकोणमिति में, क्योंकि हमारा जो है आर्मी का 10वीं तक सिलेबस है संबंधित सारा, तो त्रिकोणमिति से संबंधित बात है। त्रिकोण ऊंचाई दूरी क्या बात दी है आपको, पहले मैं एक बार थोड़ा सा समझा दूँ। इस प्रकार दिया है, एक मीनार की छाया की ऊंचाई। देखो ऊंचाई दूरी का कैसे दिया, ये आपकी मीनार होगी, देख प्यारे बच्चों क्या होगी आपकी, सब बोलते हैं मीनार। और जितनी ऊंची मीनार है, माना h ऊंची एक मीनार है और यहाँ कोई सूर्य है, यहाँ सूर्य निकल रहा, तो जब सूर्य यहाँ निकलेगा तो परछाई किधर जाएगी प्यारे बच्चों, जैसे धरातल हो गया तो धरातल पर किस ओर चलेगी छाया इसकी,
तो धरातल पे छाया चलेगी जिधर सूर्य होगा उसके विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा क्या बैठेगी, ए इधर। यदि सूर्य इधर होगा तो छाया इधर आवेगी, यदि सूर्य इधर होता तो छाया इधर आवेगी। सूर्य ऊपर है तो छाया कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी। तो छाया यहाँ आ गई। अब नु क्या यहाँ तक छाया, यह छाया भी इतनी है जितना, यानी कि जितने मीटर ऊंची मीनार है इतने मीटर ही छाया है। तो नु पूछ रहा फिर यू कौन, ए प्यारे बच्चों यू कौन, ये तो नभ्यंश का आंकड़े यहाँ से किसा तो समकोण बोल लग रहे हैं, ईसा बोल लग रहे हैं, क्या बोल लग रहे हैं, समकोण। ये तो क्लियर, ये तो यहाँ समकोण है। ए यू वाला कोण जहाँ से हम देख रहे हैं, यहाँ तक देख रहे हैं हम खड़े होकर, यू कोण कितने का बनेगा। फिर यहाँ यू कोण थीटा ले लो, आप कोई भी ले लो, ये थीटा का मान बताना कितने का बनेगा। देख मैं सबसे पहले एक बात बता दूँ, जितनी ऊँची चीज़ हो, बात याद रखियो, जितनी ऊंची चीज हो और इतनी लंबी उसकी छाया बने तो कोण बने हमेशा 45 डिग्री का। बस छोटी सी बात है। 45 कोण पर जो मान यहाँ वही मान यहाँ होगा। 45 कोण पर जितनी ऊंची मीनार है इतनी ऊंची की उसकी इतनी क्या होगी, छाया की लंबाई होगी। एक सवाल आ गया 10वीं में कि यदि हम तोपते गोला छोड़ दें तो सबसे ज़्यादा दूरी पर वो कब पड़ेगा, जब उसे 45 के कोण पर छोड़ा जाएगा। ठीक है ना, कितने कोण पर, 45 डिग्री के कोण पर। तो छाया और उसकी लंबाई, वैसे तो गहराई में जा तो बहुत टाइम लगा और उसके सीखने में बहुत टाइम लगा, तो सिंपल थोड़ा सीख लेते हैं। जितना यू और इतनी इसकी लंबाई हो जाए तो कितने कोण बनेगा प्यारे बच्चों, 45 डिग्री का। ऑप्शन आपका बी हो गया। 45 पे क्या होगा आपका, बराबर होगा। इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं आवे आपका, ठीक है ना, ठीक है ना, सरल ही आएंगे। जो भी पॉइंट सारे हैं लेकिन सरल है, बेसिक। अगला क्वेश्चन चलते हैं लेके 41, द्विघात समीकरण का दिया, द्विघात समीकरण का। अब बहुत सारे बच्चे एक क्वेश्चन द्विघात समीकरण का हर परीक्षा में आवे, कोई सही आप एग्जाम दे लो आर्मी का, बच्चे देखते सारी छोड़ दे, पता नहीं इसका आंसर क्या होगा। तो पहले तो मैं एक बार हल करने की कोशिश करूँगा और फिर आपको कुछ फैक्ट बताऊंगा कि कैसे हम जल्दी आंसर निकाल सके इसका। चलो जी, 41 में आपको एक समीकरण दी है x² - 16x + 63 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों हमें क्या देखना है, जैसे ही 63 है और इसकी साथ में चिन्ह देखना कहीं का है प्लस का। यदि यहाँ जो 63 है, 63 के ऐसे टुकड़े जिनका जोड़ 16 हो, 63 के ऐसे टुकड़े जिनका जोड़ 13 हो, गुणनखंड। तो जैसे मैंने कर दिया वो आपको देखना है, मैंने कर दिया 9 × 63, यानी कि 9 और 7 की गुणा करें तो कितना है 63, और 9 में अगर 7 जोड़ दे तो कितना है 16। तो जहाँ 16 है उसकी जगह क्या रख देंगे, 9 + 7। हमें टुकड़े बनाने प्यारे बच्चों, तो हम क्या करेंगे, यहाँ करेंगे x² माइनस इस 16 की जगह क्या आ जाएगा 9 + 7, और यू x क्या है, यू बह रही है, और जमा 63 और बराबर 0। x को अंदर भेजेंगे, नहीं कहते कोष्ट चिन्ह वो कोष्ट हटावेंगे तो माइनस क्या आ जाएगा अंदर, तो ये हो जाएगा x² माइनस के 9x और माइनस के 7x और प्लस के 63 और बराबर 0। फिर दो के जोड़े बनाया करें इसमें। इस प्रकार द्विघात समीकरण का फैक्ट चले हैं। तो इसमें से क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे प्यारे बच्चों। जैसे x कॉमन आ जाएगा तो x कॉमन चलेगा, तो 2 घात थी यहाँ 1 चलेगा तो x - 9 रह जाएगा। इसमें से क्या कॉमन होगा 7, x तो आता नहीं लेकिन माइनस का 7 लेंगे चिन्ह सहित, तो कितना बच जाएगा x - 9 और बराबर कितना हो जाएगा 0। ये बोलते हैं जो फैक्टर यहाँ बने वही फैक्टर कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, पर नहीं तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा गलती। अब ये कॉमन निकाल लो x - 9, तो कितना बच गया x - 7 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, एक बार तो इसे 0 के बराबर लेंगे और एक बार इसे। अगर इसे लेंगे x - 9 बराबर 0 तो x बराबर 9 जाएगा, कहीं का हो जाएगा प्लस का, आंसर कितना आ गया 9। और एक बार इसे लेंगे x - 7 बराबर 0 तो इसे पर ले जाएंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 7। देखो सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं, चलो उत्तर 9 और 7 आ गया, डी विकल्प हो गया। लेकिन बहुत सारे बच्चों भाई तो फैक्ट आता ही नहीं, समीकरण हल करनी आती ही नहीं, और इसके 2 ही उत्तर आओगे प्यारे बच्चों, क्योंकि जितने घातीय समीकरण की एक खास बात हो रहे, जितने घातीय समीकरण इतने उत्तर आवे। 2 घातीय है तो 2 उत्तर आओगे, 3 घातीय होती तो 3 उत्तर आते, 1 घातीय होती। घात कहाँ था पता लगे, समीकरण की जितनी सबसे बड़ी घात होगी, यहाँ x की घात 1 है, x की घात कितना है 2, ठीक है ना। एक दूसरा मेथड ही है, चलो ये तो थोड़ा सा अलग हो गया, ये तो थोड़ा सा अलग हो गया। ये तो जो है वो हल कर पाओगा जो बच्चा ज़्यादा प्रैक्टिस में है, जिसे पता है समीकरण कैसे हल करनी है। थोड़ा सा सरल देखते हैं। मेरे पास समीकरण है x² - 16x + 63 और बराबर कितना आ गया 0। आपको क्या करना है, बस और कुछ नहीं, टुकड़े कर दो बस सीधा।
टुकड़े कर दो इसके टुकड़े क्या करेंगे 9 सते 63, 9 सते 63 बस। जिनका जोड़ कितना है बस, टुकड़े तो करने पड़ेंगे। अब कोई कहेगा डायरेक्ट कुकर पता लगा, डायरेक्ट नहीं, टुकड़े करने पड़ेंगे। 9 सते 63 जोड़ा कितना आ जा 16, तो एक आंसर 9 आ गया, एक आंसर 7 आ गया, बात खत्म। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे लेकिन ऐसा कब हो, जब यहाँ माइनस हो, जब यहाँ क्या हो प्लस हो। यदि यहाँ सारे में ही प्लस होता, यूँ होता 16x और माइनस 63x बराबर 0, उत्तर तो यूँ आता 9 सते 63, लेकिन फिर माइनस का हो जाता। अब इनमें चिन्ह का रोल सर है बस थोड़ा सा, और कुछ नहीं तो है नुक्कड़ हुई। तो मैं 2 फैक्ट बता दिया, आप फिर 1-2 फैक्ट अगली समीकरण में बता दूंगा। धीरे धीरे हम सारी चीज़ सीखते रहेंगे। टुकड़े ऐसे कर लेंगे जिनका जोड़ क्या है 16, तो 9 सते 63 बस, आगे करने की जरूरत नहीं, 9 और 7 हो गए। यदि यहाँ माइनस और यहाँ प्लस हो तो दोनों कहीं क्या आंसर आओगे, दोनों आंसर प्लस के होंगे, ठीक है ना। और यदि सारा प्लस का हो तो दोनों माइनस के होंगे, उल्टा आ रहा है इसमें, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे भाई, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 1-2 वीडियो घेर दूंगा मैं समीकरण के हल करने की, जिससे आप अच्छा सीख जाओगे। चलो जी आगे बढ़े। समीकरण तो हल जरूर करनी पड़ेगी भाई, यदि हल नहीं करते तो फिर थोड़े से फैक्ट याद रखने पड़े इसके, और यह आवे जरूर है। एक बीजगणित संबंधी पार्ट लगाई प्यारे बच्चों, हमारा ये जरूर आवे पेपर में। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, यो आपका जो क्वेश्चन आ गया 42वां, यो औसत से संबंधित आ गया। औसत है, देखो औसत में 2 बात बताकर चलूँ मैं आपको। औसत सबसे पहले तो औसत किसे कहते हैं। औसत का मतलब होता है प्रति व्यक्ति या कोई भी प्रति व्यक्ति मान, यानी कि प्रति व्यक्ति मान का मतलब औसत का मतलब मैं बता कर चलूँ। देखो औसत कहे किसे है, मैं कहा 10 व्यक्ति है भाई, अब बात ध्यान से सुनिए थोड़ा सा। 10 व्यक्ति है और एक व्यक्ति को 5 टॉफी मिला है। एक व्यक्ति जो है यानी कि 5 टॉफी प्रति व्यक्ति मिला है। एक व्यक्ति को कितनी टॉफी मिला है 5, तो जो एक व्यक्ति को चीज़ मिल रही वही क्या है आपका औसत है, बस इसे ही तो औसत बोल रहे हैं, ठीक है ना। औसत निकालने का वैसे तो आपको फॉर्मूला पता, औसत का जो फॉर्मूला हो हमारा वो आपका पदों का योग, ये होता है आपका पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये तो हमारा क्या हो सूत्र हो, यदि हम कहीं औसत निकालना हो। और यदि मुझे योग निकालना हो कहीं योग कैसे, योग का मतलब होगा जो कर 10 व्यक्ति है और एक व्यक्ति को 5 टॉफी मिल रही, तो कुल टॉफी कितनी होगी, तो कुल टॉफी तो आप कहोगे 50 होगी, तो यानी कि 10 गुणा 5। 10 क्या है व्यक्तियों की संख्या और 5 क्या है एक व्यक्ति को मिलने वाली चीज, या ऐसा क्या कह सकते हैं औसत। तो कितना होगा 10 पंजे 50। बोलो दोनों फैक्ट क्लियर है कि नहीं है। औसत अगर कहीं निकाल लेंगे पदों का योग बटे पदों की संख्या। अगर कहीं हमें योग निकालना हो, ऐसा योग बोल रहे हैं, योग कहो या कुल चीज कहो, कहीं कोई कुल मान निकालना है तो औसत में कहीं की गुणा कर देंगे पदों की संख्या की। तो वो सवाल आपको उससे संबंधित दे रखा है, यहाँ औसत नहीं बताना, यहाँ बताना है आपको एक चीज का मान। चलो मैं लेकर चलता हूँ, पहले सवाल तो ही समझ में आएगा, ठीक है ना। क्या कहा देखो औसत के बारे में, नु कहे एक क्रिकेट मैच हुआ, उसमें 14 पारी खेल ली गई, 14 पारी यानी कि 14 पारी खेल ली, एक खिलाड़ी ने 14 पारी खेल ली, लो जी 14 पारी खेल ली, ये खेल ली, तो उसने जो है 30 औसत है। औसत क्या है 30 रन प्रति पारी। मैं बताता भी औसत क्या है, यानी कि 14 में तय एक पारी में 30 बनाई, तो 14 में कितना बनाऊंगा 14 गुणा 30, ठीक है ना भाई। एक 14 पारी खेल ली और एक पारी में कितने रन बनाए 30, तो 14 गुणा 30 कर देंगे। फिर अगली पारी कौन सी हो जाएगी 15 पारी, तो 15 पारी में उसने 32 रन प्रति पारी बनाए, यानी कि 14 पारी का तो औसत है यू और 15 पारी का औसत है यू। तो नु पूछ रहा 15 पारी में कितने रन बनाए, उसने और कुछ नहीं, नु पूछ रहा 15 पारी में कितने रन बनाए, मतलब कितने रन बनाए 15 पारी में। तो 15 पारी के रन निकालने, एक काम करो 15 पारी के रन में 14 पारी के रन घटा दो, यानी कि मैं हिंदी में लिख दूँ 15 पारी के रन से क्या घटा देंगे 14 पारी के रन, तो क्या लिखड़ का आ जाएंगे, उसके लिखड़ का आ जाएंगे 15वीं पारी के रन, जो 15वीं पारी में रन बनाए। चलो जी घटाओ, करो फटाफट सवाल को। तो एक पारी में तो 32, 15 की कितनी कर देंगे 15 गुणा 32 और माइनस कितना कर देंगे 30 गुणा 14। अब घटा दो, उत्तर आ जाएगा 15 दूनी 30, हासिल लगे 3 और 15 × 3 = 45 और 3 = 48, 480 रन तो बनाए इसने, 480 रन तो बनाए इसने। यहाँ तो बना दिए 480 रन, यहाँ कितने बना दिए 14 × 3 = 42, 420 रन यहाँ बन गए भाई। तो कितने रन का अंतर आ गया, कितने रन का अंतर आ गया 60 का, भाई निकालना बस। तो 60 रन बनाए, यहाँ से उत्तर आ गया, बस छोटा सवाल था बस और कुछ नहीं।
अगर यहाँ औसत निकालना होता तो कौन सा सूत्र प्रयोग करते, पदों का योग बटे पदों की संख्या, अगर कहीं औसत है, लेकिन औसत नहीं निकालना। अब आवेंगे सवाल और भी, पहला ही सेट है भाई, यहाँ योग निकालना है। 15 पारी के रण मत है 14 पारी के रण, औसत क्या होता है, एक पारी में बनाए गए रणों की संख्या होती है। अगला क्वेश्चन चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 44 को चलेंगे। देखो वही आएगा, कार्य समय का भी आपको कंडीशन बताई थी। ए काम 10 दिन में करता है, नु कहे ए एक काम को 10 दिन में करता है, और जो ए प्लस बी है वे काम को कितने दिन में करे, 6 दिन में। तो नु कहे बी कितने दिन में। मैं क्या बताया था, यदि केले का देकर दोनों का पूछता तो गुणा ऊपर और जोड़ नीचे, लेकिन यहाँ क्या दिया, केले का दे रखा है, यहाँ दोनों का इकट्ठा दे रखा है और केले का पूछ रहा, तो अब कुछ नहीं करना, गुणा तो ऊपर और घटा नीचे, बस उत्तर बस इस प्रकार ही तो बताया था आपको। तो कितना हो जाएगा 60 कितना बच गया आपका 4, 15 चौके 60, तो उत्तर आ गया 15 दिन। बस छोटी सी बात है भाई, पॉइंट्स क्लियर है बिल्कुल एकदम, बात तो शुरू में ही बता के चला था प्यारे बच्चों, ठीक है ना। आगे बढ़े, बहुत ही सरल और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो घातांक में दिया, थोड़ा सा कंफ्यूज करने का क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। आपका 1-2 क्वेश्चन जो है ऐसा है जो कैलकुलेशन संबंधित है, ठीक है ना। चलो चलते हैं क्वेश्चन को लेकर। देखो क्या दिया, 10 की पावर 6 क्वेश्चन में दिया, गुणा 10 की पावर 3, गुणा 10 की पावर -6, गुणा 10 की पावर -3, गुणा 10 की पावर 0 और गुणा कितना हो गया 0। लो जी, बहुत ही आसान सवाल हो गया। इस पूरे के पूरे पद की गुणा कहीं में कर रहे हैं आप 0 में, तो 0 में अगर किसी संख्या की गुणा करते हैं तो आंसर क्या आता है 0। आप 0 में किसी की भी गुणा कर लो, अगर यहाँ 0 ना होती फिर तो प्यारे बच्चों में हल करना पड़ता, पूरा बढ़ा जाता सवाल। लेकिन इन्हें क्या दिया, थोड़ा समझने के लिए मैं बताया था, आपके जो पेपर में ज़्यादातर मैथ है बेसिक संबंधी कि बेसिक नॉलेज है कि नहीं है। तो अगर हम क्या करेंगे, इस पूरे मान की गुणा कहीं में कर देंगे 0 में, आपकी 0, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 0। बस कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगला सवाल चलेंगे। जब भी हम किसी संख्या की या कोई भी पद है उसकी गुणा 0 में कर देते हैं तो आंसर क्या आता है 0। अगला बड़े सवाल देखिए क्या दिया। लो जी 45वां और आखिरी सवाल, बस क्योंकि प्यारे बच्चों रीजनिंग का हम अलग से बनाओगे वीडियो, जो रीजनिंग है उसे अलग चैप्टर वाइज पहले समझाओगे, फिर उसकी वीडियो अलग से गिरेंगे। देखो क्या दिया, साधारण ब्याज का सवाल दिया। सबसे पहले तो मैं साधारण ब्याज का सूत्र लिख दूँ। साधारण अगर मुझे कहीं ब्याज निकालना हो तो ब्याज का सूत्र होता है मूलधन पूरा खोल के गुणा दर और गुणा समय और बटे कितना 100। ये तो ब्याज निकालने का सूत्र हो गया आपका। लेकिन अगर आपको कहीं मिश्र धन बताना है, मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन वो चीज़ होता है जैसा आपने किसी को 10,000 रुपये दिए और उसने आपको 2 साल बाद 15,000 रुपये दिए, तो दिया आपने कितने थे 10,000 और मिले आपको कितने 15,000, तो 15,000 उसमें मिश्र धन हो गया। लेकिन ब्याज कितना है आपका 5,000, सीधी बात है, ब्याज कितना हो गया प्यारे बच्चों 5,000, ठीक है ना। तो मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो देखो इसमें क्या पूछा, नुके एक आदमी ने एक बैंक से 12 की दर पर 20,000 रुपये उधार ले लिए। नुके एक बैंक से उधार 1 रुपये लिया हो, कितने पैसे उधार लेकर 20,000 और 12 की दर पे, तो 1 वर्ष बाद उसे कितनी राशि चुकानी पड़ेगी ये पूछा है। तो 1 साल बाद उसे कितना धन देना होगा, मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा है मिश्र धन, और मिश्र धन क्या है मूलधन, तो मूलधन कितना है 20,000, 20,000 प्लस फिर क्या निकाल लेंगे ब्याज। चाहे आप एक काम कर लो, ब्याज को अलग से निकाल कर फिर मूलधन में जोड़ लो, चाहे निकाल लो ब्याज डायरेक्ट। भाई आप एक काम कर लो, ब्याज अलग से निकाल लो और फिर उसे कहीं में जोड़ दो, मूलधन में लो, मैं अलग से निकाल देता हूँ थोड़ा सा, तो ब्याज अलग से निकाल लो पहले। नो देख लो पहले कि 20,000 का 12 की दर से 1 साल का ब्याज कितना बैठेगा, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, तो 2 जीरो है 2 जीरो, ये आपका 200 हो गया। 200 गुणा कहीं में करेंगे 12 में, तो 12 दूनी कितना हो गया 2400 रुपये आपके ब्याज के बैठ गए। तो 2400 बैठ गए, तो मिश्र धन कितना हो गया आपका, मूलधन तो 20,000 और 20,000 में कितना आपका 2400 और जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका 22,400 रुपये। बस यही पूछा है, या डायरेक्ट भी मान रख सकते थे, ठीक है ना। अब अगली वीडियो में मिलेंगे, यानी कि सेट नंबर 2 लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।